भारत ने कौन से देश में वीजा एप्लीकेशंस को बंद कर दिया है? अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को लेकर क्या कंट्रोवर्सी सामने निकल कर आ रही है? डीआरडीओ ने अपने बजट की क्या कंप्लेंट की है? एंड इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में, क्योंकि डीआरडीओ चीफ ने अपनी फंडिंग को लेकर एक स्टेटमेंट दी है जो काफी वायरल चल रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कामत सर ने कहा है कि भारत का जो डिफेंस बजट है, हम उसका केवल 5.75% ही वेपन्स की रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर खर्च कर रहे हैं, और ये काफी लो साइड के ऊपर है। फ्यूचर वॉरफेयर यानी कि भविष्य में जो भारत को युद्ध लड़ने हैं उनके लिए एडवांस वेपन्स चाहिए, उनको प्रिपेयर करने के लिए फ्यूचरिस्टिक वेपन्स हम भारत में ही बना पाएं, इसके लिए अब हमें अर्जेंट बेसिस के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D का बजट बढ़ाना ही पड़ेगा। समीर वी कामत सर ने इसके आगे कहा कि हम वैसे तो डिफेंस में टेक्नोलॉजी लीडर्स बनना चाहते हैं, लेकिन हमारी R&D स्पेंडिंग काफी लो चल रही है। हमारे कंपटीशन में जो देश हैं वो अपनी GDP का 2% R&D के ऊपर खर्च कर रहे हैं, जबकि हम केवल 0.65% खर्च कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर डीआरडीओ के चीफ भी कहीं ना कहीं पर अपनी जगह सही है। भारत के डिफेंस बजट में से डीआरडीओ को केवल 5.75% ही मिल पाता है, जबकि अमेरिका अपने डिफेंस बजट का 10% से भी ज्यादा वेपन्स की R&D के ऊपर खर्च करता है। वहीं पर चाइना अपने डिफेंस बजट का 15% से भी ज्यादा अमाउंट डिफेंस वेपन्स की R&D के ऊपर खर्च करता है। भारत इनसे काफी पीछे चल रहा है। जब रिजल्ट नहीं आते हैं तो हम अपनी एजेंसी से काफी बार कंप्लेंट भी करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि हमारी एजेंसीज बहुत ही लो बजट के ऊपर और काफी कम रिसोर्सेज के ऊपर ऑपरेट करती हैं। और डीआरडीओ चीफ की स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि डीआरडीओ को भी अपने प्रोजेक्ट्स के लिए अब बजट की कमी महसूस हो रही है। आई होप कि भारत सरकार इस दिशा में भी देखें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ओमान को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इथियोपिया से ओमान चले गए हैं, और न्यूज निकल कर आ रही है कि ओमान में प्रधानमंत्री मोदी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करने वाले हैं। भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सर और कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल सर, ये दोनों भी FTA साइनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए ओमान चले गए हैं। ओमान गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल का मेंबर है, जिसमें मिडिल ईस्ट के 6 गल्फ देश शामिल हैं। इनके साथ भी भारत एक सेपरेट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस कर रहा है, लेकिन वहां पर प्रोग्रेस नहीं निकल पा रही थी, इसलिए सबसे पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE एंड उसके बाद अब ओमान ने भी साइड के ऊपर अलग से भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। UAE और ओमान के बाद अब कतर के साथ भी भारत सेपरेट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की नेगोशिएशंस स्टार्ट करने वाला है। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि इथियोपिया की गवर्नमेंट ने जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, ये दुनिया का 28वां इंटरनेशनल ऑनर है जो प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। 28 देश अभी तक प्रधानमंत्री मोदी को अपना अवार्ड दे चुके हैं, जो कि किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे हाईएस्ट है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के बारे में। सबसे पहले आप ये पिक्चर्स देखिए, ये दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस के पास से आ रही हैं। दरअसल आज अमेरिका ने भारत को लास्ट के 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स भी डिलीवर कर दिए हैं। जैसा कि आप विजुअल्स में देख सकते हैं, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को उतारने से पहले इनके टायर के नीचे नींबू रख के इनकी प्रॉपर तरीके से पूजा करवाई जा रही है। इसको लेकर भी ऑनलाइन कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि इनकी हिंदू रीति रिवाजों से पूजा नहीं होनी चाहिए थी। आपका क्या मानना है कि क्या पूजा करना सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। 6 में से पहले 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स इसी साल जुलाई महीने में डिलीवर कर दिए गए थे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म में फरवरी 2020 को भारत ने अमेरिका के साथ 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डील साइन की थी। ये डील टोटल उस समय $930 मिलियन की थी, और आज के कन्वर्जन रेट के अकॉर्डिंग 8,400 करोड़ रुपीस की टोटल डील साइन की गई है। एक अपाचे हेलीकॉप्टर्स कंप्लीट वेपन पैकेज के साथ भारत को 1,400 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा का पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, 1,400 करोड़ रुपीस एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के लिए। अभी जो 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स आए हैं, ये इंडियन एयरफोर्स नहीं बल्कि इंडियन आर्मी की एविएशन विंग के पास जाएंगे, इसलिए इनके ऊपर आर्मी लिखा हुआ है। और येलो कैमोफ्लेज का रीजन भी यही है कि इनको राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर यानी कि डेजर्ट एरिया में डिप्लॉय करने का प्लान है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर्स की फेंसिंग यानी कि तारबंदी को लेकर। रेफरेंस लैब के स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के गृह मंत्रालय ने लोकसभा को जानकारी दी है कि भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसमें 93.25% बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग और तारबंदी कंप्लीट कर दी गई है, लेकिन अभी भी 6.75% बॉर्डर है जहां पर फेंसिंग नहीं हो पाई है। ये जो बॉर्डर अभी फेंस नहीं हुआ है, इसकी टोटल लेंथ 154 किलोमीटर की बनती है, यानी कि इतना एरिया अभी भी ओपन है, और जल्दी इस पाकिस्तान के साथ 154 किलोमीटर के बॉर्डर के ऊपर भी फेंसिंग का काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। भारत बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर भी केवल 79% बॉर्डर के ऊपर ही प्रॉपर फेंसिंग की गई है, जबकि 21% बॉर्डर को फेंस करना भी बाकी है। बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर का बॉर्डर अभी भी बिल्कुल ओपन है, जहां पर फेंसिंग नहीं है।
वहीं पर भारत और म्यांमार बॉर्डर की बात करें तो वहाँ तो और भी बुरा हाल है। दोनों देश आपस में 1643 किलोमीटर की बाउंड्री को शेयर करते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि म्यांमार के साथ 1600 किलोमीटर में से केवल 9 किलोमीटर बॉर्डर के ऊपर ही फेंसिंग की गई है। और ये हाल है देश की सुरक्षा का। आजाद हुए भारत को 75 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी एक देश के साथ ही भारत ने प्रॉपर 100% की फेंसिंग नहीं की है। और हैरानी की बात यह है कि पिछले 11 से 12 साल बीजेपी की गवर्नमेंट को भी हो गए हैं, जो सिक्योरिटी को लेकर कितने दावे करती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार ने आज भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह को सम्मन करके बांग्लादेश में जो इंडियन हाई कमिश्नर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, उसके ऊपर विरोध प्रकट करवाया है। भारत ने बांग्लादेश से कहा है कि इंडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ की सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही आज भारत ने बांग्लादेश में स्थित इंडियन हाई कमीशन में वहां पर वीजा एप्लीकेशन सेंटर को भी बंद करने के आदेश दे दिए हैं। इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर के बंद होने का मतलब है कि अब बांग्लादेश के लोग इंडियन वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे, जिसका मतलब है कि अब बांग्लादेश के लोग लीगल तरीके से भारत में एंटर नहीं हो पाएंगे। अब ये फैसला भारत की सरकार ने क्यों लिया है वो तो खैर पता नहीं, लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को सम्मन करने के बाद ही भारत ने ये वीजा एप्लीकेशन सेंटर बंद किया है। अब क्या भारत बांग्लादेश से अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को वापस बुलाता है या फिर नहीं, उसके ऊपर तो खैर कोई अपडेट नहीं है। लेकिन रिसेंटली हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश में उस्मान हादी नाम के एक स्टूडेंट लीडर के ऊपर अननोन गनमैन ने हमला कर दिया था। अब इस हमले के बाद से सबसे पहले तो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने भारत के ऊपर आरोप लगाया था और इंडियन हाई कमिश्नर को सम्मन करके भारत से रिक्वेस्ट की थी कि हमला करने वाले अननोन गनमैन भारत की सीमा में एंटर हो गए हैं, उनको भारत अरेस्ट करके डिपोर्ट करके बांग्लादेश को वापस सौंप दे। अब ये जो उस्मान हादी वाला पूरा इंसिडेंट हुआ है, इसको लेकर बांग्लादेश के अंदर काफी पॉलिटिक्स की जा रही है और बांग्लादेश के जो दूसरे स्टूडेंट लीडर्स हैं जो कि आने वाले इलेक्शंस में खड़े हो गए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, वो इस हमले के लिए भारत को दोषी बनाकर भारत के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, भारत के टुकड़े करने की धमकी भी दे रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में इंडियन हाई कमिश्नर को भी लगातार धमकियां मिल रही हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के स्टूडेंट लीडर हसनत अब्दुल्ला ने उस्मान हादी के ऊपर हुए हमले का आरोप भारत के ऊपर लगाते हुए एक पब्लिक रैली में भारत को धमकी और चेतावनी दी है। हसनत अब्दुल्ला ने कहा है कि बांग्लादेश भी अब भारत के दुश्मनों और भारत विरोधी ताकतों को अपने देश में पनाह देगा। बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट में भारत के खिलाफ वहां पर जो भी सेपरेटिस्ट ग्रुप भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करेगा और जो भारत की 7 सिस्टर्स हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जो भारत की 7 स्टेट्स हैं, उनको बांग्लादेश भारत से अलग कर देगा। मैं भारत को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर भारत ने बांग्लादेश के दुश्मनों और ऐसे लोग जो बांग्लादेश की सॉवरेनिटी, वोटिंग राइट्स और ह्यूमन राइट्स का सम्मान नहीं करते हैं, अगर उनको भारत ने अपने देश में संरक्षण दिया तो बांग्लादेश भी जवाबी कार्रवाई करेगा। अगर बांग्लादेश डिस्टेबलाइज हुआ तो फिर वो आग बॉर्डर के उस पार भारत के अंदर भी जाएगी। ये कहना है हसनत अब्दुल्ला का, जो बांग्लादेश के स्टूडेंट लीडर्स की सबसे नई पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस में भी खड़ा है। शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले जो बड़े स्टूडेंट लीडर्स थे, ये हसनत अब्दुल्ला उनमें से एक है। इसने बाकी स्टूडेंट लीडर्स के साथ मिलकर नेशनल सिटीजन पार्टी खड़ी की है और माना जा रहा है कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट का हेड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। अभी तो ये स्टूडेंट लीडर चुनाव जीता नहीं है और भारत को धमकी दे रहा है। भारत के टुकड़े करके नॉर्थ ईस्ट अलग करने की सरेआम भारत को चेतावनी दी जा रही है। अगर इन स्टूडेंट लीडर्स ने चुनाव जीतकर सरकार बना ली, फिर तो ये न जाने क्या करने वाले हैं। आई होप कि अननोन गनमैन इस हसनत अब्दुल्ला से भी मुलाकात करके आए। उस्मान हादी को तो एयर एम्बुलेंस के जरिए सिंगापुर पहुंचा दिया गया है। अब आप सोचिए कि इन स्टूडेंट लीडर्स को करोड़ों रुपीस की फंडिंग आ रही है और ये विदेशों में जाकर अपना इलाज करवा रहे हैं। उस्मान हादी के रूप में अननोन गनमैन ने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया था, लेकिन ये बाकी के स्टूडेंट लीडर्स उसके बाद भी सीख नहीं ले रहे हैं। ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये भी पिछले कल का है। पिछले कल भारत और बांग्लादेश विजय दिवस सेलिब्रेट कर रहे थे। 1971 युद्ध में पाकिस्तान की हार को सेलिब्रेट कर रहे थे और ये बांग्लादेश के स्टूडेंट लीडर्स जिन्होंने पिछले कल विजय दिवस के दिन ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वहां पर रैली निकाली, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर्स चलाए और हिंदुस्तान की बर्बादी के नारे लगाए। इस तरह के विजुअल्स जब भी बांग्लादेश से आते हैं, इनको देखकर मन में बस एक ही विचार आता है कि ये वही बांग्लादेश के लोग हैं जिनको आजाद करवाने के लिए हमने पाकिस्तान के साथ 1971 में जो युद्ध लड़ा था, उसमें हमारे कितने सारे जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिए थे। हमारे हजारों जवान उस समय वीर गति को प्राप्त हो गए थे। हमारी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स, नेवी के वॉरशिप्स और इंडियन आर्मी के टैंक्स वगैरह का जो नुकसान हुआ था, उसको अगर हम इग्नोर भी कर दें, उस समय युद्ध के ऊपर जो हमारे हजारों करोड़ रुपीस का खर्च किया गया था, वो भी चलो हम साइड पे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो समय ईस्ट पाकिस्तान वाले फ्रंट के ऊपर युद्ध लड़ते समय भारत के जो जवान शहीद हुए थे और गंभीर रूप से घायल हुए, आज उसका भारत को ये सिला मिल रहा है और इन बांग्लादेश के लोगों ने उन सबको इग्नोर कर दिया है एंड अब ये भी धर्म के नाम के ऊपर पाकिस्तान के लिए पागल हो रहे हैं।
हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।